कहानी शुरू होती है चाइना के एक बहुत बड़े जेल से, जहां उस जेल के कुछ कैदी नहा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां क्रैब नाम का एक आदमी आता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं और वह आते ही एक एक करके हर कैदी को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टाइगर नाम का एक और कैदी अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता है और जिन्हें अभी तक क्रैब ने मारा था वह सब टाइगर के आदमी होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में दो गैंग हैं, एक टाइगर की गैंग और दूसरी क्रैब की गैंग, और इन दोनों गैंगों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो क्रैब यहाँ टाइगर से कहता है जो चीज मेरी है वह मैं लेकर ही रहूंगा, लेकिन टाइगर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। सबके सामने कहता है लड़ाई में जो जीतेगा वही चीज उसी की होगी। और तभी क्रैब के साथियों में से एक आदमी आगे आता है जिसका नाम होता है जंग। वो वहाँ टाइगर से कहता है कि क्रैब की जगह वो उससे लड़ेगा। तो अब कुछ देर बाद ही दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पर गुस्सा होकर क्रैब और उसके साथी भी उसे मारना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों टीम के बीच फिर से लड़ाई भड़क उठती है। तभी हालात संभालने के लिए जेल का वार्डन वहाँ पहुंचता है। वो क्रैब और टाइगर दोनों को खूब डांटा है, क्योंकि आज पहली बार नहीं था जब वह दोनों लड़ रहे थे। ऐसा वह लगभग है। इसके बाद कहानी 3 महीने पहले की घटना पर चली जाती है, जहां कसिनो में एक फिल्म का प्लानिंग प्रोड्यूसर आता है जो एक नई मूवी के लिए बढ़िया स्क्रिप्ट की तलाश में था। वो वहां मौजूद स्क्रिप्ट राइटर्स से बात करने लगता है। उन स्क्रिप्ट राइटर्स में जेंग भी एक था। पहले उसी प्रोड्यूसर ने जेंग को एक नई कहानी लिखने का काम दिया था। वो कहानी थी एक जेल से भागने की स्टोरी पर। इसलिए जेंग अलग अलग जेल एस्केप डॉक्यूमेंट्री और मूवीज देखकर अपने स्क्रिप्ट के लिए आइडिया इकट्ठा कर रहा था और उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रोड्यूसर वहां उससे पूछता है तेरा यह स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में और कितने दिन लगेंगे? जेंग कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर चोना की यह बहुत क्रिटिकल स्टोरी है, मुझे 1 महीने और दे दो। यह सुनकर प्रोड्यूसर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अब सिर्फ 4 दिन दे रहा हूँ। अगर इन 4 दिनों में तुम स्टोरी पूरा नहीं कर पाएंगे तो मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दोगे जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। और मुझे पता है कि अगर मैं और गुस्सा हो जाऊं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। असल में जेंग ने उससे पैसे दिए हुए थे और उस पैसे के बदले उसे एक बहुत मुश्किल कहानी लिखने को दी गई थी। इसलिए उसे कहानी पूरी करने में जेंग अपने घर बैठकर बहुत चिंतित हो जाता है। वह अच्छी तरह जानता था कि 4 दिनों में यह स्क्रिप्ट पूरा करना नामुमकिन है। गुस्से में वह अपने सामान तोड़ फोड़ने लगता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है एक होम नर्सरी से, जिसमें लिखा था कि जेंग को उसके दादाजी की कुछ चीजें पार्सल की गई। जब जेंग वह पार्सल रिसीव पूर्वजों की जमीन जायदाद के बारे में डिटेल्स थे, साथ ही एक मैप भी था और एक चिट्ठी भी जो उसके दादा ने सालों पहले लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि जिस घर में हमारी पीढ़ियां रहती थीं, उसी घर के बाथरूम के नीचे एक बहुत बड़ा गुप्त धरोहर है। इसके बारे में हमारे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता, पर युद्ध के समय अंग्रेजों ने वह घर जब्त कर लिया था, इसीलिए हो सकता है वह खजाना। जंग मैप देखकर समझ जाता है कि वह जगह वही है जहाँ चाइना का सबसे बड़ा जेल है, यानी फिल्म की शुरुआत में जो जेल दिखी थी वही है, और उस जेल का नाम है चिलोंग बेजर। असल में वह खजाना सैकड़ों साल, अगर जंग चाहे तो उस मैप की मदद से वह वो खजाना ढूंढ सकता है। अब यह सब जानकर जेंग के सामने एक बड़ी मौका आ जाता है कि फिर वह एक पुलिस ऑफिसर पर एक लैपटॉप फेंक उस जेल में भेज दे। जंग जेल में पहुंचने की भरपूर कोशिश करता है और आखिरकार उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाता है। पर जिस सेल में उसे रखा जाता है वहां और भी कई कैदी होते हैं। वे सब किसी को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने जगह से तरह तरह के हथियार निकालता है। यह देखकर जेंग बहुत डर जाता है और सोचता है कि वह बस यहाँ फंस गया है। वहीं यह सभी कैदी सीधे क्रैब के पास जाते हैं। क्रैब बार बार उन्हें रोकता है और कहता है कि आज कोई झगड़ा मत करो, लेकिन वे उसकी नहीं सुनते। अचानक वे टेबल पर तरह तरह के खाने पीने की चीजें रखने लगते हैं और क्रैब को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। असल में आज क्रैब का जन्मदिन था और वहां मौजूद सभी लोग क्रैब के अपने ही लोग थे। पूरा माहौल जश्न सा था। देखकर जैक थोड़ा शांत होता है। कुछ देर बाद क्रैब खुद जेंग के पास आता है। क्रैब उसे अपने जन्मदिन के मौके पर केक देता है और उससे नाम पूछता है। जंग कहता है मेरा नाम जेंग है और आज मेरा भी जन्मदिन है। क्रैब बताता है कि पहले एक जेंग नाम का शख्स उसे बचा गया था, पर वो शख्स अपनी जान दे बैठा। अब क्योंकि तेरा नाम भी जेंग है, इसलिए आज से तुम मेरा छोटा भाई। जेंग अपनी सेल से बाहर निकलता है और भीतर भीतर उस गुप्त धन की जगह खोजने लगता है। मैप देखकर उसे समझ आ गया था कि खजाना एक पानी के कुएं और एक पेड़ के बीच ही कहीं होगा। तो वह सबसे पहले उसी कुएं की तलाश करने लगता है। उससे पहले वह यहाँ के एक कैदी से मिलता है ताकि इस प्रिजन के बारे में सब कुछ जान सके। वह कि तुम हमेशा क्रैब के ग्रुप के साथ रहो, वे तुम्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह कहकर वह कैदी वहां से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद देखता है कि जेल के दूर वाले एक बिल्डिंग के पास ही एक पेड़ खड़ा है। क्या यही वह पेड़ है जिसके बीच में खजाना छुपा हुआ होना चाहिए? जंग वहां खड़ा होकर मैप की बातें याद करने लगता है और अपने मन में मैप पर दिखाए हुए स्थानों की छवियां बनाने की कोशिश करता है। पर उस जैसे और 3 नए कैदी भी थे जो अभी अभी आए थे। उन्हें भी अब टाइगर की टीम में जोड़ना था और इसके लिए उनका एक घिनौना नियम था। वह चारों का एक ही मग चाय में खून लेकर उन्हें पिलाते थे। टाइगर उसमें बहुत ही घटिया चीजें मिला देता था और चारों को यह चाय पिलाने पर मजबूर किया जाता था। जेंग बिल्कुल भी उस चाय को पीना नहीं चाहता था। वह डर के मारे जैसे ही उस चाय को पीने वाला था तभी क्रैब आकर वह चाय फेंक देता है और टाइगर से कहता है जेंग मेरा छोटा भाई है और वह मेरी गैंग का मेंबर है, इसलिए तुम मेरे किसी आदमी पर जोर नहीं चला सके। इसी बात पर टाइगर और क्रैब के बीच झगड़ा होने ही वाला था कि उसी समय एक पुलिस
ऑफिसर आ पहुंचता है तो टाइगर आगे कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। टाइगर क्रैब से कहता है कि जेंग को बचाकर उसने बड़ा गलती की और उसकी सजा जेंग को भुगतनी होगी, कहकर वह वहां से चला जाता है। बाद में जंग क्रैब का धन्यवाद करता है। क्रैब जवाब देता है कि अब जब तू मेरी टीम का हिस्सा है मैं तुझे हमेशा बचाऊंगा। हालांकि कुछ ही दिनों में जंग को यहाँ से निकल जाना था क्योंकि अब उसकी सजा का समय लगभग खत्म होने वाला था। जंग वह बहुत छोटा था इसलिए उसे थोड़े दिनों की ही सजा मिली थी। लिल ऑफिसर उसके पास आता है और उसे काम पर लगने के लिए कहता है। तभी जेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तय करता है कि अब से वह जेल की सफाई का काम कर है। सफाई करते हुए जेल की लाइब्रेरी में पहुंचता है। वहां उसे जेल से जुड़ी एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें सैकड़ों साल पुराने उस कुएं के बारे में लिखा होता है। देर बाद टाइगर जैक के सामने आता है, पर कुछ घंटे बाद हम क्रैब को देखते हैं। वो जेल के हर कोने में जंग को ढूंढ रहा था पर कहीं भी नहीं मिल रहा। इससे वह बहुत परेशान हो जाता है और टाइगर के पास जाकर जैक के बारे में पूछता है। टाइगर क्रैब से कहता है कि अगर तू ज्यादा दबाव डालेगा तो वह जेंग को मार देगा, पर एक शर्त पर। वो जंग के बारे में बताएगा क्रैब को। वह गंदी चाय पीनी होगी। अगर क्रैब वह चाय अभी पी लेता है तो वह बताएगा, वरना जंग को वह पूरी तरह गायब कर देगा। जैक को बचाने के लिए क्रैब के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मजबूरन वह चाय पी लेता है। इसके बाद टाइगर कहता है कि जेंग को डस्टबिन से निकाल कर लाओ, पर जाने से पहले क्रैब टाइगर को चेतावनी देता है कि अगर वहां जंग नहीं मिला तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर जब वे डस्टबिन के पास जाते हैं तो वे पाते हैं कि टाइगर के लोग जेंग को वहीं बांधकर छोड़ चुके हैं। फिर क्रैब और उसके साथी जंग उस दिन दोपहर में दो गैंगों के बीच लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई इतनी हिंसक हो जाती है कि सारे गार्ड वहां दौड़कर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक गार्ड के पास कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम की चाबी होती है जिसे जेंग दूर से देख लेता है। जब सभी लड़ाई रोकने में व्यस्त होते हैं तब जेंग वह मौका लेकर चाबी लेकर भागता है और उस रूम की ओर दौड़ता है। और जब जेंग उस रूम के पास पहुंचता है और लॉक खोलने वाला होता है तभी टाइगर आकर उसे मारना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय जेंग को बचाने के लिए क्रैब वहां पहुंच जाता है। जब टाइगर जैग को लात मारने वाला होता है क्रैब उसे धक्का देकर जेंग को सुरक्षित कर देता है। इस धक्का मुक्की में जंग के हाथ से चाबी कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम के अंदर चली जाती है। इससे जंग की प्लान पूरी तरह फेल हो जाती है। तभी पुलिस आकर उनकी लड़ाई रोक देती। कुछ देर बाद वहां ली नाम का एक कैदी आता है। वह क्रैब को खाने को देता है पर क्रैब उसका खाना लौटा देता है। फिर ली जैक के पास जाकर उसे खाना देता है और कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम क्रैब की टीम में शामिल हो गए, क्योंकि क्रैब हमेशा अपनी टीम के हर मेंबर का ख्याल रखता है। वह एक लीडर जैसा है, सबको बचाने के लिए आगे आता है। और सबसे बड़ी बात, क्रैब दिल से बहुत अच्छा इंसान है। हालांकि अक्सर वह शांत रहता है, पर क्या तुम जानते हो वह पहले बहुत पावरफुल गैंगस्टर था। एक बार कुछ बुरे लोग क्रैब पर हमला करते हैं, तब उसका छोटा भाई जेंग उसे बचाने आता है और उन बदमाशों ने उसका छोटा भाई को मार दिया। क्रैब अपने भाई को बहुत प्यार करता था, इसलिए जब उन्हीं अपराधियों को जेल में लाया जा रहा था तो क्रैब वहां जाकर सबके सामने उन दो लोगों को मार देता है। उसी वजह से वह अब इस जेल में है, और क्योंकि तुम्हारे नाम में उसके भाई के नाम जैसा मेल है, शायद इसीलिए वह तुम्हें थोड़ा ज्यादा भाई मानता है। उसके घर पर एक वाइफ और एक बेटी भी है। ये सब बताकर ली वहां से चला जाता है। ये सुनकर जेंग अपनी गलती समझ जाता है, सीधे क्रैब के पास जाकर उसे एक सिगरेट देता है और माफी मांगता है। क्रैब अब उससे नाराज भी नहीं रहता। उसके बाद जेंग क्रैब को सब कुछ बता देता है कि वह यहाँ क्यों आया था, मगर वह क्रैब को किसी खजाने के बारे में नहीं बताता, बल्कि कहता है कि यहाँ किसी जगह पर उसके वंश का आखिरी निशान पड़ा है, एक बॉक्स। वह अपनी फैमिली स्मृति के लिए वही बॉक्स निकालना चाहता है। यह सुनकर क्रैब भी उसकी मदद करना चाहता है। क्रैब कहता है कि 7 दिनों में टाइगर भी सेल से बाहर आ जाएगा, इसीलिए हमें उन 7 दिनों के अंदर वह बॉक्स ढूंढ कर निकालना होगा, वरना टाइगर हमारी राह में प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अब जिस गार्ड के पास सभी चीजों की चाबी होती है, क्रैब उसी के पास जाता है और मौका पाकर वह गार्ड के गले में लकड़ी का पाउडर डाल देता है। क्रैब पहले से जानता था कि इस गार्ड को लकड़ी के पाउडर से एलर्जी है, इसलिए उसने यह किया। एलर्जी के कारण गार्ड वहीं बीमार पड़ जाता है और क्रैब और उसके साथी उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं। उसकी ट्रीटमेंट के लिए जैसे ही गार्ड अपनी कपड़े बिस्तर पर रखता है, जेंग चाबी चुरा लेता है और गार्ड की कपड़े पहनकर उसका भेष धारण कर लेता है। लेकिन वहां दरवाजे के सामने एक और गार्ड था, इसलिए क्रैब उस गार्ड से बात करने में व्यस्त हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जेंग किसी तरह वहां से बाहर निकल जाता है। फिर वह सीधे कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम में चला जाता है और वहां वह ब्लूप्रिंट ढूंढ लेता है जिसमें जेल के मरम्मत होने से पहले की कुआं दिखाई गई थी। इस मैप को देखकर जेंग कुएं की प्लान समझ जाता है। वह समझता है कि वह कुआं असल में जेल के प्लेग्राउंड के नीचे है और उसी कुएं के स्थान में खजाना छिपा हुआ है। लेकिन जिस खेल के प्लेग्राउंड के नीचे वह कुआं है, उसे खोदना लगभग इम्पॉसिबल काम था, क्योंकि वहां हमेशा कैदी रहते हैं। अब जंग वहां से बाहर आकर क्रैब से कहता है कि मैप के जरिए उसने सब कुछ जांच लिया है। मैप में एक बेसमेंट तक जाने वाली राह भी दिखाई दे रही थी। शायद उसी बेसमेंट के रास्ते से वह प्लेग्राउंड के नीचे पहुंचा जा सके। क्रैब और जंग दोनों मिलकर किसी तरह उस बेसमेंट के पास पहुंचते हैं। वहां एक ताला लगा हुआ था, पर कुछ ही देर में वे उस ताले को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर दोनों सीधे बेसमेंट के नीचे उतरकर काफी दूर तक चल देते हैं। जब वे प्लेग्राउंड के नीचे वाले हिस्से तक जाने की कोशिश करते हैं तो सामने एक बहुत ही मोटी और बड़ी दीवार दिखती है, जो काफी मजबूत भी थी। प्लेग्राउंड के नीचे पहुंचने के लिए उन्हें वाकई में उस दीवार को तोड़ना होगा। हालांकि उस बेसमेंट में आमतौर पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, पर अगर वे उस दीवार को तोड़ने लगेंगे तो बहुत ज्यादा शोर होगा, जिससे शायद सबको सब पता चल जाएगा। इसलिए दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे ड्रिल मशीन और हथौड़े की मदद से दीवार को धीरे धीरे तोड़ेंगे और वे ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे शोर बहुत कम हो। फिर वे दोनों एल्ड्री रूम की तरफ चल देते हैं, पर उनके पास ड्रिल मशीन तो नहीं थी। कुछ सोचने के बाद क्रैब की नजर एक खराब वॉशिंग मशीन
मशीन पर पड़ती है। क्रैब उस वॉशिंग मशीन का मोटर निकाल देता है। फिर वे उस मोटर पर एक लोहे की चीज लगाकर उसे ड्रिल जैसी मशीन बना देते हैं। इसके बाद वे उस मशीन को एक बाल्टी के अंदर रख देते हैं और कुछ कपड़े उसमें लपेट देते हैं। इससे शोर काफी कम हो जाएगा और इस तरीका को वे इंसुलेशन कहते हैं। लेकिन फिर भी जंग को बहुत शक था, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार को तोड़ने में शोर तो आएगा ही। तभी क्रैब एक और प्लान बनाता है। वह अपने सभी साथियों से कहता है कि जब वे दीवार तोड़ेंगे तो सभी एक साथ कपड़े धोएंगे। इससे वॉशिंग मशीन की आवाज में दीवार टूटने की आवाज दब जाएगी। अब वे अपने प्लान के अनुसार काम शुरू करते हैं। जंग वहां एक निशान बनाता है और उस निशान के अनुसार दीवार का थोड़ा हिस्सा तोड़ता है। फिर वह क्रैब को बताता है कि अगर इस जगह पर बल लगाएं तो दीवार का बड़ा हिस्सा आसानी से टूट जाएगा। जब वे उसी जगह पर बल लगाते हैं, सचमुच दीवार का बड़ा हिस्सा बहुत आसानी से टूट जाता है। क्रैब हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जेंग एक स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन वह यह नहीं सोच सकता था कि जेंग आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिजाइन में भी इतना जानता है। लेकिन जेंग तब क्रैब को बताता है कि यह आइडिया उसने एक प्रजनन ब्रेक सीरीज देखकर सीखा है। अब दीवार टूटकर वहां एक रास्ता बन जाता है। इसी बीच जब क्रैब के लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे होते हैं, तभी एक गार्ड वहां आ जाता है। इसे देखकर क्रैब के एक साथी ने पास की रस्सी खींच दी, जिससे उनके बनाए हुए टिन बॉक्स में आवाज होती है। क्रैब समझ जाता है कि शायद गार्ड आ गया है। कैब जेंग से कहता है कि वह अंदर जाकर वह बॉक्स लेकर आए और खुद गार्ड को संभालने चला जाता है। जंग जब अंदर जाता है, वहां पूरी तरह अंधेरा होता है। वह एक दीपक जला देता है और बॉक्स भी देख लेता है, लेकिन असल में वह बॉक्स खोजने नहीं आया था। वह तो खजाना ढूंढने आया था। उस चिट्ठी में उसके दादा ने लिखा था कि वह खजाना गोल्ड बार्स है। इसलिए जंग वहां हर जगह गुप्त धन की तलाश करने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जेंग कहीं भी कुछ नहीं ढूंढ पाता। इस बीच जेंग देर तक वापस नहीं आता, जिससे क्रैब थोड़ी चिंता में पड़ जाता है। इसलिए वह खुद बेसमेंट में चला जाता है। वहां वह देखता है कि जेंग उस बॉक्स के सामने बैठा है। बॉक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैब जेंग से कहता है कि एक बॉक्स लेने में इतना समय क्यों लग गया। तभी क्रैब बॉक्स पर एक टोकन देखता है। वह उसे खोल देता है और जेंग को उसे ले जाने को कहता है। जैसे ही टोकन खुलता है, वहां एक छोटा दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर उन्हें कई सोने की छड़ें दिखाई देती हैं। भी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि यह सोना जंग के फैमिली का है और आखिर में जिसे भी यह सोने की छड़ें मिलेंगी, उसे यह जानना जरूरी था कि यह सोना उसके परिवार को जनरल काई ने दिया था, ताकि यह सोने जापानी सोल्जर के हाथ में ना गिरे। जैंग का फैमिली इस सोने की बहुत ईमानदारी से रखवाली करता रहा। उनकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित होकर बाद में यह सोने उन्हें इनाम के तौर पर दे दिए गए थे। इसलिए जो भी यह सोने पाए, उसे चाहिए कि इनका इस्तेमाल अच्छे कामों में ही करें। तब क्रैब उसे कहता है कि उन्हें एक बाल्टी में एसिड में डाल दे, क्योंकि एसिड से सोने को कोई नुकसान नहीं होता और लोग उस बाल्टी को छूने से भी कतराएंगे। दिनों में टाइगर भी रिहा हो जाता है, पर रिहाई के बाद टाइगर बदले की आग में जल उठा है। वह क्रैब के एक करीबी दोस्त की हाथ को बुरी तरह तोड़ देता है। उस चोट से बहुत खून बहता है और उसकी हालत नाजुक हो जाती है। क्रैब इस पर बेहद नाराज हो जाता है और ठान लेता है कि आज ही वह टाइगर को खत्म कर देगा। इधर टाइगर जैग को पकड़कर मार रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त क्रैब आ जाता है और टाइगर पर बेवजह जोरदार हमला कर देता है। वह टाइगर को एक तार से लपेटकर पीट रहा होता है। फिर जब क्रैब टाइगर को जोर से धक्का देता है, उस वक्त वह एसिड वाली बाल्टी गिर जाती है और सारी सोने की छड़ें बाहर फैल जाती हैं। यह देखकर टाइगर समझ जाता है कि शायद क्रैब और जेंग किसी बड़े प्लान में लगे थे और इसी वजह से वे इतने दिन कुछ कर रहे थे। अब टाइगर भी उन सोने का हिस्सा मांगता है और कहता है कि अगर तुम लोग मुझे हिस्सा नहीं दोगे, तुम्हें पुलिस को सब बता देगा। यह सुनकर क्रैब बेहद गुस्से में आकर फिर से उसे मारने लगा है। वह इस बार टाइगर को ही खत्म कर देना चाहता है। ठीक उसी समय जेंग आकर उसे रोकता है और कहता है कि टाइगर को किसी हालात में मारा नहीं जा सकता, वरना हालात और बिगड़ेंगे और हमारा प्लान के अनुसार यह सोना बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन क्रैब के लिए सोने से भी बड़ा था उसका दोस्त का जीवन, इसलिए वह किसी भी हाल में टाइगर को छोड़ने को तैयार नहीं था। इस पर जंग क्रैब को जोर से धक्का देता है, जिससे क्रैब का सिर फट जाता है और वहां से खून बहने लगता है। क्रैब बहुत दर्द में होता है और सोचता है कि जेंग सोने के अलावा कुछ भी नहीं समझ रहा, वह सिर्फ अपनी स्वार्थ देख रहा है। फिर टाइगर क्रैब और जंग के साथ डील करना चाहता है। जंग इसके लिए तैयार था, लेकिन क्रैब किसी भी तरह डील में नहीं जाता। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक क्रैब और जंग सोने को सेफली निकाल चुके थे, इसलिए पुलिस कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर जब जेंग टाइगर के साथ डील करने के फैसले पर पहुंचता है, तो क्रैब गुस्से में वहां से निकल जाता है। कुछ ही समय बाद क्रैब के पास उसके फैमिली से एक फोन आता है। फोन पर बातचीत में वह जानता है कि उसकी बेटी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वह अब आईसीयू में है। उसकी हालत अच्छी नहीं है और वह क्रैब को देखना चाहती है। यह सुनकर क्रैब बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, लेकिन वह अभी जेल से बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि जेल में उसने इतनी मारपीट की है कि उसके खिलाफ कई रिपोर्टें हैं और कोई ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब वह जेल से भागने का प्लान बनाता है। अगले दिन सुबह टाइगर जैंग के पास आता है और उससे उन सोनों के बारे में उसकी प्लान पूछता है। जंग बताता है कि शुक्रवार को वह किसी तरह सोने को बाहर भेज देगा और शनिवार को जब उसे रिहाई मिलेगी तो वह कर उन सोनों को उठा लेगा। लेकिन टाइगर की सजा अभी भी कुछ साल और बाकी थी, इसलिए वह भी भागना चाहता था। तब टाइगर जैक से कहता है कि कोई भागने की प्लान बनाओ, पर जंग कहता है कि उसके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। यह सुनकर टाइगर गुस्से में आकर उसे पीटने लगा। ठीक उसी वक्त क्रैब पहुंच जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं यहाँ से भागने की प्लान बनवाने में तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी टीम में जुड़ने देना। पर टाइगर क्रैब को अपनी टीम में शामिल करना नहीं चाहता। वह जेंग से कहता
कहता है कि क्रैब को हमारी टीम में बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। नचेंग क्रैब से उसके उदास होने का कारण पूछता है। क्रैब कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी टीम में इसीलिए शामिल हुआ हूँ ताकि यहाँ से भागा जा सके। अगर इस मामले में किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। लेकिन जैक बार बार उससे माफी मांगता है और कई बार पूछने के बाद क्रैब आखिरकार उसे सब कुछ खोलकर बताता है। क्रैब उसे बताता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है और हालत बहुत गंभीर है, इसलिए उसे किसी भी सूरत में जेल से भागना होगा। क्रैब कहता है कि 3 हफ्ते बाद यहाँ एक बहुत बड़ा त्योहार होगा। ये हर साल मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन इस जेल बनाया गया था। उस दिन इतना बड़ा कार्यक्रम होता है कि सारे कैदी और ऑफिसर दोनों ही उसी समारोह में व्यस्त रहते हैं और यही हमारा सबसे बढ़िया मौका होगा, इसलिए किसी भी हालत में जैंग की सजा बढ़वाना पड़ेगा। फिर वे अपना नया प्लान बनाते ही हैं और 2 गैंगों के बीच फिर से झगड़ा भड़काते हैं। वही लड़ाई जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी। जल्दी ही त्योहार का दिन आ जाता है। टाइगर और उसके लोग कार्यक्रम के लिए गुब्बारे सजा रहे होते हैं, पर पहले से ही उनका एक प्लान तैयार था। जेल के कामों के लिए वहाँ बहुत सारा प्रोपेन गैस रखा रहता है, तो टाइगर गुब्बारे फुलाते वक्त उन गैसों को गुब्बारा में भर देता है। उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। सारे कैदी और पुलिस ऑफिसर उसी पार्टी में व्यस्त होते हैं, लेकिन टाइगर, क्रैब और जंग धमाके का इंतजार कर रहे होते हैं। धीरे धीरे जब ट्यूब पूरी तरह खाली हो जाती है तो बैटरी और तार आपस में छूकर आग पकड़ लेते हैं और एक एक करके उन गुब्बारों में भरी गैस में आग लग जाती है। बड़े जोर का विस्फोट होता है। इससे वहां मौजूद सारे लोग बहुत डर जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान एक गार्ड देखता है कि टाइगर, क्रैब और जंग उस भीड़ में नहीं है, तो पुलिस की एक टीम उन्हें ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वे तीनों अपनी सारी चीजें लेकर सुरंग की ओर भागते हैं। सुरंग में आगे बढ़ते हुए जेंग की टांग स्टील से कट जाती है। उसे चोट लगी है और बहुत खून बहने लगता है। अब वह चल भी नहीं पा रहा। तब वे सुरंग के एक किनारे से जेल की किचन तक पहुंच जाते हैं क्योंकि जेंग सचमुच चल नहीं पा रहा था। पुलिस उन्हें ढूंढते ढूंढते हर जगह तख्ती कर रही थी। टाइगर कहता है कि अगर यहाँ जेंग को छोड़ देंगे तो वे भाग नहीं पाएंगे, इसलिए वे उसे यहीं छोड़कर निकल जाएंगे। पर वे फिर से सुरंग की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी दीवार मिलती है और उस वक्त जेंग ने अपने साथ जो बम बनाया आया था वह भी उसके साथ था। चंग उस बम की मदद से विस्फोट करता है। विस्फोट इतना पावरफुल होता वे दीवार के बाहर निकलने में सफल होते समय टाइगर जैक पर चाकू से हमला करता है। चाकू उसने जेल की किचन से ले लिया था। क्रैब जब जेंग को बचाने आता है तब टाइगर उस पर भी हमला करता है। उसका मकसद था कि दोनों को मारकर सारी सोने की ढेरी अकेले ले जाए। उसने क्रैब और जेंग दोनों को इतना घायल कर दिया कि उनकी हालत बहुत बुरे हो जाती है। एक पल में टाइगर क्रैब को धक्का देकर पानी में गिरा देता है, लेकिन जेंग रस्सी की मदद से क्रैब को पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। टाइगर इस नजारे को देखकर हंसता है। कुछ ही समय बाद क्रैब मौका पाकर टाइगर को भी धक्का देता है और वह पानी में गिर जाता है। उसी समय सोने से भरी बैग भी पानी में गिर जाती है, लेकिन जेंग बैग की रस्सी पकड़ लेता है। टाइगर समंदर में डूबकर मर जाता है। सोने का बैग बहुत भारी था और जेंग क्रैब को भी रस्सी से पकड़ रहा था, इसलिए वह ना तो बैग उठा सकता था और ना क्रैब को। जेंग समझ जाता है कि अब उसे एक चीज बचानी है, या तो सोना या क्रैब। क्रैब बार बार जेंग से कहता है कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि जेंग इसके लिए बहुत मेहनत कर चुका है। जेंग इस पर संशय में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे क्रैब की पुरानी यादें याद आती हैं। कैसे क्रैब ने हर बार उसकी मदद की, उसे छोटे भाई की तरह अपनाया और साथ में कितने अच्छे पल बिताए। जंग समझ जाता है कि अपने भाई की जान की तुलना में सोने का कोई कीमत नहीं हो सका, इसलिए वह बैग छोड़ देता है और अपने दोस्त क्रैब को मुश्किल से ऊपर उठा लाता है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचते हैं। जंग और क्रैब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर जंग से बताता है कि समंदर में गिरी सोने की बैग को बरामद कर लिया गया है और क्योंकि यह जेंग की पैतृक संपत्ति है, सभी सोने का मालिक जेंग होगा। विस्फोट के कारण जेल में कई चीजें बर्बाद हो गई, इसलिए दोनों को उनका नुकसान भरना होगा। पुलिस क्रैब को भी बताता है कि उसकी बेटी की सर्जरी सफल हो गई है और वह पूरी तरह सेफ है, जिससे क्रैब बहुत खुश होता है। ऑफिसर यह भी कहता है कि इस बार का समारोह वे बर्बाद कर चुके हैं, इसलिए अगले साल इसे अच्छे से मनाने की तैयारी करनी होगी। इसका मतलब है कि दोनों की सजा 1 साल बढ़ा दी गई है। इस दौरान सोने की सुरक्षा पुलिस के हाथ में रहेगी। इसके कुछ दिन बाद क्रैब और जंग वहां भाई की तरह रहते हैं और उस दिन का इंतजार करते हैं जब वे जेल से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे।